जय हिंद दोस्तों, सनराइज क्लासेस में आप सभी छात्रों का तहे दिल से स्वागत है। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी, सनराइज करियर एकेडमी के सर्वाधिक छात्रों ने इस बार इंडियन आर्मी की जो अग्निवीर भर्ती थी उसमें लिखित परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया है। और इन सभी छात्रों के लिए जिन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की है, कैप्टन एस कुमार सर के नेतृत्व में जल्द से जल्द अभी फिजिकल की व्यवस्था देवांगना घाटी परिसर में कराई जाएगी। मैं उन सभी छात्रों से कहना चाहता हूं जो छात्र एकेडमी का है या एकेडमी के बाहर का भी है और अगर उसने लिखित परीक्षा निकाल ली है और वह इंडियन आर्मी की फिजिकल की तैयारी करना चाहता है तो वह सनराइज करियर एकेडमी में संपर्क करे। सनराइज करियर एकेडमी में फिजिकल की तैयारी निःशुल्क कराई जाती है कैप्टन एस कुमार सर के मार्गदर्शन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज है 1 जून और 1 जून के जो करंट अफेयर हैं उनको देख लेते हैं कि 1 जून से हमारे कौन कौन से करंट अफेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ साथ हम कुछ एक्स्ट्रा जीके जीएस भी आप सभी छात्रों को बताते जाएंगे। आपको क्या करना है, अपना पेन लेना है, कॉपी लेना है, जो भी चीजें आपको एक्स्ट्रा लगे उनको लिखते जाना है, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है और हमें सब पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। 1 जून को दुनिया भर में विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 1 जून को पूरे विश्व भर में क्या मनाया जाता है, विश्व दूध दिवस। क्या मनाया था भैया, विश्व दूध दिवस। और जब भी दूध की बात आएगी, मिल्क की बात आएगी, ध्यान देना पूरे विश्व में भारत नंबर 1 है। ठीक है, पूरे विश्व में भारत नंबर 1 है किसमें, दूध उत्पादन में। किसमें, दूध उत्पादन में। ठीक है, ये ध्यान देना पूरे विश्व में भारत नंबर 1 है किसमें भैया, दूध उत्पादन में नंबर 1 है। और अगर भारत के अंदर की बात की जाए, भारत के अंदर तो यूपी नंबर 1 राज्य है। किसमें, यूपी नंबर 1 राज्य है किसमें, दूध उत्पादन में। और पूरे विश्व भर में अगर पशुधन की बात की जाए, किसकी बात की जाए भैया, पशुधन की। पूरे विश्व में अगर पशुधन की बात की जाए तो पूरे विश्व में पशुधन किसके पास है भाई, भारत के पास सबसे ज्यादा पशुधन है। और वहीं अगर राज्य की बात की जाए तो यूपी में सबसे ज्यादा पशुधन है। ठीक है, यूपी में सबसे ज्यादा पशुधन है। अगर इसकी बात की जाए तो पशुधन की बात की जाए तो यूपी में सबसे ज्यादा पशुधन है। क्लियर है। अब यहां पर दूध की बात की गई है तो दूध की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए और पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में दूध को बढ़ाने के लिए आपको बता दें, आयात निर्यात करने के लिए भारत में एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन बाढ़। ठीक है, ऑपरेशन बाढ़ या फिर आप इसको बोल सकते हैं ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है ऑपरेशन बाढ़ या ऑपरेशन फ्लड। भारत सरकार द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन फ्लड यानी ऑपरेशन बाढ़। ध्यान देना, ये बाढ़ से संबंधित नहीं है। कई सारे छात्र बाढ़ में लगा जाते हैं, यह बाढ़ से संबंधित नहीं है, यह संबंधित है दूध से। पूरे भारत में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन हो इसलिए चलाया गया था ऑपरेशन बाढ़ यानी ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, और आपको बता दें यूपी में नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना लाई गई है। ठीक है, यूपी में नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना। अच्छा, ये क्या है भैया, ये यूपी में जो नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना लाई गई है ये किससे संबंधित है, ये उन किसानों से संबंधित है जो किसान दूध का उत्पादन करते हैं, जिनके पास गाय हैं, भैंसे हैं, बकरी है, जो दूध उत्पादित करने वाले जो जानवर है उनके लिए, उन किसानों के लिए उनकी आय को अगले 5 साल में बढ़ाने के लिए ये नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना लाई गई है। ठीक है, तो इतना सब कुछ आपको याद होना चाहिए जब भी आपको ये करंट अफेयर पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। DRDO, देखिए क्या बोलते हैं, DRDO जिसका फुल फॉर्म है, पहली बात तो DRDO का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछ लिया करता है। DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसका मुख्यालय कहां पे है, जिसका मुख्यालय है भैया नई दिल्ली में। जिसका मुख्यालय कहां पे भैया, नई दिल्ली में। पूछ लेगा एग्जाम में कि भारत की रक्षा अनुसंधान संस्था का यानी DRDO का, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पे है, तो उत्तर क्या होगा आपका, नई दिल्ली में। चलिए देखते हैं इसका क्या करंट अफेयर है। भी DRDO ने हाल ही में रुद्रम
रुद्रम सेकंड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। और यह किस प्रकार की मिसाइल है? यह हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल है। यह हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल है। ये देखिए, ये है रुद्रा एम। ये क्या है भैया? रुद्रा एम सेकंड। डीआरडीओ, रुद्रा एम सेकंड को बनाने वाला कौन सी संस्था है? डीआरडीओ। और डीआरडीओ किस मंत्रालय के तहत आती है? डीआरडीओ रक्षा मंत्रालय के तहत आती है। क्लियर है? रक्षा मंत्रालय के तहत। तो डीआरडीओ ने हाल ही में रुद्र एम सेकंड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये जो मिसाइल है वह हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल है। और डीआरडीओ का मुख्यालय कहां पे है? नई दिल्ली में है। और डीआरडीओ के वर्तमान के जो चेयरमैन है, जो अध्यक्ष हैं, वो कौन है? समीर वी कामत। कौन है? समीर वी कामत। इनका अभी 1 साल के लिए कार्यकाल और बढ़ा दिया गया है, यानी 2025 तक ये चेयरमैन रहने वाले हैं। क्लियर है? तो डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है? समीर वी कामत। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं कि अभी हाल ही में विगत वर्षों में हमारे डीआरडीओ ने कौन कौन सी आयुध सामग्री बनाई है। तो देखिए, अग्नि और पृथ्वी श्रृंखला मिसाइलों के उत्पादन की इसकी खोज, जैसे हल्का लड़ाकू विमान तेजस बनाया डीआरडीओ ने। ठीक है, बहु बैरल रॉकेट लॉन्चर बनाया, पिनाका वायु रक्षा प्रणाली बनाई हमारे डीआरडीओ ने, आकाश रडार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली की एक विस्तृत श्रृंखला बनाई डीआरडीओ ने भारत की सैन्य शक्ति को प्रभावशाली। देखिए, डीआरडीओ क्या है? डीआरडीओ की ऐसी संस्था है जो भारतीय सेना के लिए, जैसे एयरफोर्स है, नेवी है और हमारा इंडियन आर्मी है, इसके लिए आयुध सामग्री जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से बनती है, यानी तकनीकी के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारी जो आयुध सामग्री है वह सेना को बनाकर उनको सौंपती है। ठीक है, ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। विश्व तंबाकू निषेध दिवस। विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है, मनाया जाता है कब भैया? 31 मई को। क्लियर है? पूरे विश्व भर में तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 31 मई को। क्लियर है? अब यहां पर तंबाकू की बात आई है तो आपको बता दें, ये जो तंबाकू है, तंबाकू का जो उत्पादन है, तंबाकू का उत्पादन विश्व लेवल में सबसे ज्यादा करता है कौन? चीन। ध्यान देना, तंबाकू का उत्पादन विश्व लेवल में सबसे ज्यादा कौन करता है? चीन करता है। लेकिन अगर हम भारत की बात की जाए तो भारत में भैया आंध्र प्रदेश। ठीक है, भारत में क्या है? आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। ठीक है, उत्पादन के क्षेत्र में ये जो हमारा आंध्र प्रदेश है यह अग्रणी है, रैंक नंबर 1 है तंबाकू के उत्पादन में। और यहीं से आपसे पूछ सकता है कि तंबाकू अनुसंधान केंद्र, तो आपको बता दें तंबाकू अनुसंधान केंद्र ये भी कहां पे है? आंध्र प्रदेश में है। ये भी कहां पे है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तंबाकू अनुसंधान केंद्र ये भी कहां पे है? आंध्र प्रदेश में है। और यदि आपसे पूछ ले कि तंबाकू के क्षेत्र में सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है, तंबाकू के क्षेत्र में सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है, तो वो क्या है? आईटीसी इंडिया। वो क्या है भाई? आईटीसी इंडिया, इंडियन टोबैको कंपनी, आईटीसी इंडिया तंबाकू के क्षेत्र में सबसे मूल्यवान कंपनी है। ठीक है, तो इतना सब कुछ आपको याद होना चाहिए। विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 31 मई को। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को। हर साल 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, हर साल हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को। अब इसके साथ साथ आपको कुछ ये भी पता होना चाहिए कि विश्व हिंदी दिवस, ठीक है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। ठीक है, पूरे विश्व भर में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आपको बता दें, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। यहीं पर अगर हम भारत की बात करें तो भैया भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है कब? 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है भैया? 14 सितंबर को। भारत में यानी हमारे देश में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। लेकिन अगर आपको संवैधानिक तरीके से पूछ लिया जाए कि हिंदी भाषा को कब राजभाषा बनाया गया, यानी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा, हिंदी को केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा कब बनाया गया, तो उत्तर होगा क्या भैया? 14
14 सितंबर 1949, ठीक है, ये ध्यान देना। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को केंद्र सरकार की राजभाषा बनाया गया, राज करने वाली भाषा, आधिकारिक भाषा बनाया गया, ठीक है। ध्यान देना, भारत की कोई राजकीय भाषा नहीं है, भारत की कोई भी राजकीय भाषा नहीं है। एग्जाम में आ जाए कि भारत की राजकीय भाषा क्या है तो ना लगा देना, भारत की कोई राजकीय भाषा नहीं है। जबकि ये जो हिंदी है, ध्यान देना बच्चों, ये जो हिंदी है, हिंदी हमारी क्या है, ये जो हिंदी है, हिंदी हमारी राजभाषा है, ठीक है, ध्यान देना, हिंदी हमारी क्या है, राजभाषा है। राजभाषा का मतलब पत्राचार वाली भाषा, यानी सरकार से जनता ताल्लुकात कैसे करेगी, हिंदी में करेगी, ये होती है राजभाषा। क्लियर है। और आपको बता दें अनुच्छेद 343 में, अनुच्छेद 343 में भाषा का उल्लेख है। किसका उल्लेख है भाई, भाषा का उल्लेख है। और अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 343 में भाषा का उल्लेख तो है ही, और इसी में बताया गया है कि हिंदी क्या है, राजभाषा है। हिंदी क्या है भाई, राजभाषा है। और यहीं पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूपी हमारा ऐसा राज्य है, यूपी हमारा ऐसा राज्य है जहां पर दो राजभाषाएं हैं। एक राजभाषा क्या है भैया, हिंदी है, और दूसरी क्या है, उर्दू है, ठीक है। हिंदी, यूपी की दो राजभाषाएं हैं, एक क्या है, हिंदी है, और दूसरा क्या है, उर्दू है। उर्दू कब बनी, 1989 में। उर्दू राजभाषा कब बनी हिंदी की, यूपी की, 1989 में। एक चीज यहां पर और आपको बताना चाहेंगे कि हमारे संविधान में 22 भाषा का उल्लेख है। कितनी भाषा, 22 भाषा का उल्लेख है, ठीक है। कौन सी, 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा, 22 भाषाओं का उल्लेख है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि अब इसमें क्या करंट अफेयर है। हर वर्ष किस तिथि को अंतरराष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। हर वर्ष किस तिथि को अंतरराष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है, तो आपको बता दें इसका उत्तर क्या है, 29 मई। क्या उत्तर है इसका, 29 मई। क्लियर है। अब देखिए यहां पर एवरेस्ट की बात आई गई है। 29 मई को हर दिन एवरेस्ट डे मनाया जाता है। ये है देखिए विश्व की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। तो अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि भैया विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, क्लियर है, तो उत्तर क्या होगा, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। और कहां पे ये है भैया, कहां पे, नेपाल में। कहां पे भैया, नेपाल में, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी ये कहां पे है, नेपाल में है, और इसका नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट। और नेपाल में इसी को सागर माथा, ठीक है, सागर माथा के नाम से जाना जाता है। क्या, सागर माथा के नाम से, नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। पिछली बार 2021 के पेट में एक प्रश्न आया था कि ये जो माउंट एवरेस्ट है वह किन दो देशों के मध्य में है। जो माउंट एवरेस्ट है वह किन दो देशों के मध्य में है। तो आपको बता दें ये जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट के उधर क्या है भैया, तिब्बत। क्या है, तिब्बत। क्लियर है। माउंट एवरेस्ट के उधर क्या है भैया, तिब्बत। चलिए पिछली बार पेट में प्रश्न आया था और मैपिंग को लेकर प्रश्न आता है। देखिए कभी भी झील है, ग्लेशियर है, आपके हिमनद हैं, आपकी झीलें हैं और पर्वत हैं, चोटियां हैं, इनका मैप हमेशा आप देखिए, ठीक है। पिछली बार प्रश्न आया था यूपी पेट में कि जो माउंट एवरेस्ट है, जिसको सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है, ये किन दो देशों के मध्य है। और ऑप्शन इतने सटीक थे कि ऐसा लग रहा था कि चारों ऑप्शन एकदम सही है। तो आपको बता दें तिब्बत और नेपाल, इसका सही उत्तर क्या है, तिब्बत और नेपाल। तिब्बत और नेपाल के मध्य है क्या, हमारा माउंट एवरेस्ट। और अगर पूछ ले एग्जाम में, पूछ ले भौगोलिक दृष्टि से कि माउंट एवरेस्ट किस हिमालय का हिस्सा है, माउंट एवरेस्ट किस हिमालय का हिस्सा है, तो आपका क्या हो जाएगा, नेपाल हिमालय। क्या हो जाएगा, नेपाल हिमालय। और अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि नेपाल हिमालय किन दो नदियों के बीच में है, हिमालय, नेपाल हिमालय किन दो नदियों के बीच में है, यानी ये मान लेते हैं कि ये अगर नेपाल हिमालय है तो यहाँ पे एक नदी है और यहाँ पे एक नदी है। तो आपको बता दें इस नदी का नाम क्या है, इस नदी का नाम है काली नदी। इस नदी का नाम क्या है भैया, काली नदी। यानी जहां से नेपाल हिमालय प्रारंभ होता है उत्तराखंड, और जहां पर उत्तराखंड और नेपाल का बॉर्डर है वहां पे क्या है, काली नदी। और काली नदी उत्तराखंड और नेपाल का बॉर्डर भी बनाती है। फिर इधर आएंगे तो इधर कौन सी नदी है भाई, तीस्ता नदी। कौन सी नदी, तीस्ता नदी, ठीक है, तीस्ता नदी। और आपको बता दें
अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि अभी हाल ही में निर्मित पहाड़ पर्वत कौन से हैं, हाल ही में निर्मित पहाड़ पर्वत कौन से, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला है। ये हाल ही में बनी है, नवीन पर्वत श्रृंखला है, आज से लगभग 12 करोड़ साल पहले। क्लियर है। और आपको बता दें ये जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है इसका निर्माण कैसे हुआ है, इसका निर्माण भारत प्लेट और क्या लॉरेशिया प्लेट को टकराने से हुआ है, लॉरेशिया प्लेट के टकराने से हुआ है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। हिमालय पर्वत श्रृंखला ये इसका उत्थान कैसे हुआ है, तो आपको बताते हैं जो भारतीय प्लेट थी जो गोंडवाना धरती से टूटी थी और आगे चल के लॉरेशिया में जाके टकरा गई और भूपर्वतीय का उत्थान हो गया, इससे हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, तो उत्तर क्या होगा, इंडोनेशिया। हाल ही में किस देश के माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, ये माउंट ईबू है और इसमें विस्फोट हुआ है, ये कहां का है, इंडोनेशिया में। इसका मतलब ये जो ज्वालामुखी है वो क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है। क्लियर है, सक्रिय ज्वालामुखी है। तो यहां पर एक प्रश्न और बन सकता है कि इंडोनेशिया का सक्रिय ज्वालामुखी क्या है, माउंट ईबू। सक्रिय ज्वालामुखी क्या है, माउंट ईबू। उसी प्रकार से भारत का कौन सा है भाई, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो यहां पर भारत का है क्या, बैरन ज्वालामुखी। कौन सा ज्वालामुखी, बैरन ज्वालामुखी। और ये कहां पे है, ये अंडमान और निकोबार में है। ठीक है, जापान का अगर पूछ ले, जापान का, तो जापान का क्या है, फ्यूजियामा। क्या है भैया, फ्यूजियामा। ठीक है, फ्यूजियामा। ठीक है, आए समझ में। और इंडोनेशिया में प्रश्न बनते रहते हैं। इंडोनेशिया किस संगठन का हिस्सा है, आसियान का। किसका हिस्सा है, आसियान का। क्लियर है, आसियान एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है और इंडोनेशिया उसका एक सदस्य है। और पहले आसियान में आपको बता दें, पहले आसियान में कितने सदस्य थे, 10, लेकिन वर्तमान में अभी कितने हो गए हैं, 11। ठीक है, ध्यान देना, अगर एग्जाम में पूछ ले कि आसियान में अभी कितने सदस्य हैं तो 11 बताना है, 10 नहीं बताना है। ये पुराना था 2023 में, अभी 2024 में कितने सदस्य हैं, 11। और पूछ ले आपसे कि अभी नया सदस्य कौन सा जुड़ा है, तो होगा आपका तिमोर लिस्ते। क्या होगा, तिमोर लिस्ते। नया सदस्य क्या बना है भैया इसका, तिमोर लिस्ते। क्लियर है। और आपसे पूछ ले कि आसियान की राजधानी कहां है, आपसे एग्जाम में पूछ ले कि आसियान की राजधानी कहां है, तो क्या होगा, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। कहां पे, जकार्ता में। क्लियर है। आसियान जो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये अंतरराष्ट्रीय एक गठबंधन है और इसकी संगठन है और इसकी राजधानी कहां पे, जकार्ता। और जकार्ता किसकी राजधानी है, इंडोनेशिया की। लेकिन जकार्ता अभी धीरे धीरे सबमर्ज हो रहा है, डूब रहा है पानी में। तो अभी इन्होंने यानी इंडोनेशिया ने एक नई राजधानी बनाई है जिसका नाम क्या है, नूसंतारा। क्या है भाई, नूसंतारा। ठीक है, इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या है, नूसंतारा। क्लियर है। और देखिए ये देश है इंडोनेशिया, ये देश है इंडोनेशिया और यहां पर एक देश है मलेशिया। ठीक है, ये ध्यान देना, ये देश क्या है, ये है इंडोनेशिया और यहाँ पे क्या है, ये देश मलेशिया है। ठीक है, और मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में ये जो जल है यहाँ पर एक संधि का निर्माण होता है और ये विश्व की सबसे लंबी संधि है, यह विश्व की सबसे लंबी संधि है। इसको बोलते हैं मलक्का की जल संधि। इसको क्या बोलते हैं, मलक्का की जल संधि। क्या बोलते हैं भैया, मलक्का जल संधि बोलते हैं। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी जल संधि मलक्का की जल संधि जो अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दीपा कर्माकर ने एशिया चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो उत्तर क्या होगा, स्वर्ण। अभी हाल ही में दीपा कर्माकर ने एशियाई चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो उत्तर होगा स्वर्ण। ये भारत में पहली बार होगा जो इस खेल में किसी ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता होगा, यानी ये एक अपने आप में हिस्ट्री बन गई। ये तो आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आएगा, 100% आएगा। और आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो दीपा कर्माकर है ये किस खेल संबंधित है, तो ये संबंधित जिम्नास्टिक से। किससे भैया, जिम्नास्टिक से। ध्यान देना, भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि जिम्नास्टिक में कोई स्वर्ण पदक लेके आए, वो भी डायरेक्टली स्वर्ण पदक। भारत में पहली बार ऐसा हुआ है, तो इसीलिए ये खेल याद रखना, जिम्नास्टिक से ताल्लुकात रखती हैं। दीपा कर्माकर क्या जिम्नास्टिक से ताल्लुकात करती हैं और एशियाई चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आने वाला है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ युद्ध अभ्यास देख लेते हैं क्योंकि युद्ध अभ्यास भी एग्जाम में आता है। कुछ युद्ध अभ्यास देख लेते हैं, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि कौन सा युद्ध अभ्यास में कौन से देश शामिल हैं और ये कहां पर हुआ है। तो देखिए, टाइगर ट्रम्प युद्ध अभ्यास, टाइगर ट्रम्प युद्ध अभ्यास। देखिए ट्रम्प, इसमें आ रहा है ट्रम्प,
ट्रंप से याद रखिए ट्रंप, और ट्रंप कहां के, डोनाल्ड ट्रंप कहां के राष्ट्रपति थे, अमेरिका के। यानी जो टाइगर ट्रंप है वह युद्ध अभ्यास किसके बीच में है, भारत और अमेरिका के बीच में है। कहां पे हुआ था, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और काकीनाडा में हुआ था। क्लियर है। वज्र प्रहार कहां का है, किसके साथ है, भारत और अमेरिका के साथ होता है युद्ध अभ्यास, और यह नवंबर 2023 में इसका 14वां संस्करण उमरोई मेघालय में हुआ था। ठीक है। युद्ध अभ्यास नाम ही है खाली युद्ध अभ्यास, तो यह युद्ध अभ्यास कहां पे, भारत और अमेरिका के साथ यह होता है। सितंबर 2023 में इसका 19वां संस्करण अलास्का में हुआ था। उसके बाद अभ्यास तर्कश भारत और अमेरिका के साथ में है, फरवरी 2023 में चेन्नई में हुआ था ये। और आगे युद्ध अभ्यास देख लेते हैं। युद्ध अभ्यास सूर्य किरण युद्ध अभ्यास, ये भारत और नेपाल के साथ होता है। ये बहुत पूछता है एग्जाम में, सूर्य किरण। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गरुड़, ये भी बहुत पूछता है। तो गरुड़ भारत और किसके साथ में है, फ्रांस के साथ में। गरुड़ किसके साथ में, भारत और फ्रांस के साथ में, जोधपुर में हुआ है ये। वरुण है भारत और फ्रांस के साथ में, 21वां संस्करण 2023 में हुआ था पश्चिमी घाट में। और शक्ति भारत और फ्रांस के बीच में नवंबर 2021 में फ्रेजस फ्रांस में यह हुआ था। तो युद्ध अभ्यास आपको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके साथ आपको एक नाम और याद रखना है, ध्यान दीजिएगा। जब भी युद्ध अभ्यास की बात होती है तो इसके साथ आपको याद एक नाम और रखना है, क्या, सिम्बेक्स युद्ध अभ्यास। और अगर एग्जाम में पूछ ले कि सिम्बेक्स युद्ध अभ्यास किसके बीच में है, तो ये इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सिंगापुर और भारत के बीच में। किसके, सिंगापुर और भारत के बीच में। क्लियर है। एक नाम और याद रखिएगा, स्लीनेक्स। तो स्लीनेक्स जो युद्ध अभ्यास है, ध्यान देना, स्लीनेक्स जो युद्ध अभ्यास है वह किसके बीच में है, वह है श्रीलंका और किसके बीच में, भारत के बीच में। ठीक है। एक नाम और याद रखिएगा, खंजर। क्या भैया, खंजर नाम याद रखना। खंजर खा से, देखो खा से खंजर, खा से कजाकिस्तान और आपको बता दें भारत के बीच में है क्या, खंजर युद्ध अभ्यास। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आते हैं रामसर स्थल में। वर्तमान में अभी रामसर स्थल की जो संख्या है वो हो गई है कितनी, 80। वर्तमान में अभी रामसर स्थल जो आर्द्र भूमि है, भारत की कुल जो आर्द्र भूमि है जिनको रजिस्टर किया गया है, पंजीकृत किया गया है उनके संरक्षण के लिए, अभी उनकी संख्या हो गई है 80। पहले कितनी थी, 75 थी। पहले भारत में कुल रामसर स्थल कितने थे, 75 थे। अभी कितने हो गए हैं, अभी 80 हो गए हैं। एग्जाम में अगर पूछ ले कि सबसे ज्यादा रामसर स्थल, सबसे ज्यादा क्या भैया, सबसे ज्यादा रामसर स्थल बात कर रहे हैं, तो भैया क्या, सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा किसके पास है भाई, तमिलनाडु के पास। ठीक है। सबसे ज्यादा किसके पास है, तमिलनाडु के पास है। ठीक है। कितने रामसर स्थल हैं, 16 रामसर स्थल। सबसे ज्यादा रामसर स्थल किसके पास है, तमिलनाडु के पास। कितने हैं, 16। और दूसरे नंबर पर किसके पास है, तो 10 है, और वो किसके पास है, यूपी के पास। देखो यूपी जी के में आ सकता है कि यूपी यानी उत्तर प्रदेश के पास अभी कितने रामसर स्थल हैं, साइट्स हैं। ठीक है। तो वो क्या है, 10। क्लियर है। और जो 75 थे, 75 से 80 हो गए, तो कौन कौन से बड़े हैं जरा देखिए। पहले क्या है, अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व। अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कहाँ का भैया, कर्नाटका का। ठीक है। और क्या है, अघनाशिनी मुहाना कर्नाटका का। और क्या है, मगधी केरा संरक्षण रिजर्व, मगधी केरे संरक्षण रिजर्व, ये भी कहाँ का है, कर्नाटका का। तो ये कर्नाटका के कितने बढ़े हैं, 3। अभी जो 80 हो गए हैं इसमें कर्नाटका के कितने बढ़े हैं, 3। और तमिलनाडु कितने बढ़े हैं, 2। टोटल कितने हो गए भाई, 5 हो गए। ठीक है। तो क्या है, कैरेवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य, कैरेवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य, ये कहाँ का है भाई, ये तमिलनाडु का है। ठीक है। लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट, ये कहाँ का है, तमिलनाडु का। ठीक है। तो ये 5 रामसर स्थल अभी हाल ही में बढ़े हैं। आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि हाल ही में इनमें से कौन सा रामसर स्थल जोड़ा गया है, तमिलनाडु का। तमिलनाडु के 2 हैं, कैरेवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य और क्या है, लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट। और कर्नाटका के है अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, और क्या है, अघनाशिनी मुहाना, और क्या है, मगधी केरे संरक्षण। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हाल ही में प्रसिद्ध हैदराबाद लाख की चूड़ियों को जीआई टैग मिला है। अभी 2024 के मार्च में
2024 के मार्च में जो जीआई टैग मिला है, अभी हाल ही का है, हाल का है मतलब आने वाले एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो हैदराबाद के लाख की चूड़ियों को क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। हैदराबाद के लाख की चूड़ियों को क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। और हैदराबाद किसकी राजधानी है, तेलंगाना की। हैदराबाद किसकी राजधानी भाई, तेलंगाना की, ठीक है। तो तेलंगाना में अभी और भी जीआई टैग दिए गए हैं, जरा उनको देख लेते हैं। तेलंगाना की प्रसिद्ध वारंगल चापता मिर्च, ठीक है। तेलंगाना की प्रसिद्ध वारंगल चपाता मिर्च को मिला है जीआई टैग। इसके साथ साथ बालानगर कस्टर्ड सेब, बालानगर कस्टर्ड सेब को जीआई टैग मिला है। अब बालानगर कस्टर्ड सेब ये क्या होता है, तो आपको बता दें, आपने सुना होगा सीताफल, सीताफल, ठीक है, ध्यान देना, सीताफल इसको बोलते हैं कस्टर्ड सेब। बालानगर कस्टर्ड सेब को क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। और तेलंगाना के नलगोंडा ओरिएंटल अचार तरबूज, नलगोंडा ओरिएंटल अचार तरबूज को मिला है क्या, अभी जीआई टैग। और निजामाबाद तूर मैरिक को मिला है जीआई टैग। और नागर कुरनूल जिले के कोलापुर आम को भी मिला है क्या, जीआई टैग, ठीक है। जीआई टैग याद रखना है, आ सकता है एग्जाम में, क्लियर है। और जब भी एग्जाम की तैयारी की जाती है, ध्यान रखना, जब भी एग्जाम की तैयारी की जाती है तो हर एक चीज पढ़िए, हर एक चीज पढ़िए, जितना भी करंट अफेयर है, मैगजीन है, किताबें हैं, सबको छान मारिए। 8-8 घंटा 7-7 घंटे पढ़ने का, 8-8 घंटे 7-7 घंटे पढ़ने का शेड्यूल बनाइए। और पहली प्राथमिकता दीजिए यूट्यूबर्स को नहीं, किसी भी ऑनलाइन किसी भी यूट्यूब को मत दीजिए पहली प्राथमिकता। पहली प्राथमिकता दीजिए किताबों को। आज भी किताबों में बहुत सारा ज्ञान है, यूट्यूब से ज्यादा ही ज्ञान है। देखिए यूट्यूब में लिमिटेड समय होता है, तो उसमें क्या होता है, लोग आप लोगों को कम ज्ञान देते हैं, लेकिन वास्तविक जो ज्ञान मिलेगा वो आपको किताबों में मिलेगा। किताबें पढ़िए आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्पोर्ट्स का देख लेते हैं। भारत 2024 में होने वाली विश्व शतरंज चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, क्लियर है। 2024 में जो विश्व की चेस की यानी शतरंज की जो चैंपियनशिप होने वाली है उसकी मेजबानी करेगा कौन, भारत। तो ये स्पोर्ट्स का हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। भारत 2024 में होने वाली विश्व शतरंज चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए दिल्ली के द्वारका स्थित इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर, जिसको नाम दिया गया है यशोभूमि। अभी पूछा गया है ना कि यशोभूमि का उद्घाटन कहां किया गया है, तो नई दिल्ली में। और यशोभूमि है क्या, यह एक प्रकार का इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर है। तो यहां पर होगा विश्व शतरंज चैंपियनशिप। आगे बढ़ते हैं। तरुणदीप राय, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा, स्पोर्ट्स है, आ सकता है एग्जाम में। तरुणदीप राय, धीरज बोम्मा देवरा और प्रवीण जाधव ने दक्षिण कोरिया के खिलाफ ऐतिहासिक जीत हासिल की है तीरंदाजी विश्व कप चरण 1 में, तीरंदाजी विश्व कप चरण 1 में, ठीक है। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है, किसमें, तीरंदाजी में, ठीक है। तो चलिए यहां से हमारे समाप्त हुए आज के करंट अफेयर। कल फिर 2 जून के करंट अफेयर लेके आएंगे। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी बताएं, और यदि आपको अच्छा लगता है तो रेगुलर इसको देखें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।